Go back, Simon. Go back, Simon. Go back, Simon. Yes, you got it. इस टाइम हमारा टॉपिक जो है दैट इज साइमन कमीशन. पहला टॉपिक साइमन कमीशन. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बशीर अहमद खोजरी और हमने लास्ट क्लास में जहां ये चैप्टर छोड़ दिया था वहां से हम स्टार्ट करते हैं और इस टाइम का पहला टॉपिक जो है दैट इज साइमन कमीशन. As per the Act of 1919 Act के मुताबिक, Government of India Act 1919, it was decided that after every 10 years, पहले एक्ट था 1919, it was decided कि हर 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी that will examine the constitutional reforms in India. और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर ये डिसाइड हुआ कि हर 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी दैट विल लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, लेकिन जब हुआ ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ कि 1927 में ही एक कमीशन अपॉइंट हुई फॉर द सेम पर्पस दैट कैम टू बी नोन एज साइमन कमीशन. और ये क्वेश्चन आप खुद विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स इसका आंसर पता कर लोगे. इस वक्त हम आगे जाते हैं. साइमन कमीशन का पहला पॉइंट हमने याद रखा. इट वाज अपॉइंटेड इन 1927, अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इट रीच्ड इंडिया. फिर ये इंडिया आई ये कमीशन इन 1928. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था, कमीशन इंडिया आई, इंडियंस के लिए आई, बट इट वॉज ऑल वाइट. इट हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर विच इंडियंस डिसाइडेड टू बाइकॉट इट. इंडियंस ने डिसाइड किया साइमन कमीशन को बाइकॉट किया जाए. इंडियंस ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाए. वेयर एवर इट वेंट इट वॉज रिसीव्ड विथ ब्लैक बैनर्स एंड द स्लोगन Go back, Simon. इतनी अपोजिशन के बावजूद भी दिस साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया ट्वाइस. इट विजिटेड इंडिया ट्वाइस. 2 बार ये कमीशन इंडिया आई. जब लाहौर कमीशन पहुंची एट लाहौर, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट वॉज लेड बाय केसरी पंजाब, शेर पंजाब लाला लाजपत राय. और यहां लाहौर में पुलिस ने ऑर्डर दिया लाठी चार्ज का. एंड लाला लाजपत राय वॉज सो मच लाठी चार्ज दैट ही डाइड ऑफ इट्स वॉन्ट्स. वो लीटर उसी में इतनी चोट खाए थे कि वो मर गए. और 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया. And some of the suggestions of Simon Commission were, Simon Commission की कुछ suggestions ध्यान देना. एक suggestion थी कि dual administration, to stop or discontinue with the dual administration and to set up a responsible government. हुआ एक. सेकेंड, पहला क्या था? dual administration को रोकना और एक responsible government सेटअप करना. It was first. और ऐसी एक सजेशन थी कि देयर शुड बी नो चेंज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक सजेशन थी कि मोर मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. एक सजेशन थी, ध्यान देना, नेक्स्ट थी कि वायसरॉय और प्रोविंशियल गवर्नर्स को ज्यादा पावर दी जाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज. एक सजेशन थी बर्मा यानी आज का म्यांमार टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. एक सजेशन इसमें थी न्यू प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा एंड सिंध टू बी कार्व्ड आउट. और इसमें एक सजेशन थी फ्रेंचाइजीज टू बी एक्सटेंडेड. और एक सजेशन थी जो ये पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट शुड बी डिसकंटिन्यूड. और इसकी जगह क्या करना चाहिए? इंडिया में एक
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की जाए एंड टू लेट इट इवॉल्व, itself. These were some of the suggestions of the Simon Commission, but जब भी कोई रिपोर्ट आता है तो अपोजिशन हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती है। इसी तरह जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया तो इंडियंस ने इसको क्रिटिसाइज किया और सिटल कुछ क्लासेस इस रिपोर्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूड किए गए। तो that were some of the important points about the Simon Commission। और नेक्स्ट हमारी बुक के मुताबिक हमें ध्यान देना है एक टॉपिक पे जिसका नाम है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो लाहौर में सेशन किया तो इस लाहौर सेशन में कुछ नई बातें बाहर आई और हमें वही नई बातें या इस व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस तो वो सुनिए आप। तो पहली बात वी विल रिमेंबर अबाउट दिस सेशन वाज दैट इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द फर्स्ट, देखो इंडिया का जो बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, he became the president of Indian National Congress for the first time in 1929 और 1929 लाहौर सेशन में प्रिसाइड किया। That means this session was presided over by जवाहरलाल नेहरू। तो एक पॉइंट हमने ये याद रखा। सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। तो इसी सेशन से कॉल आई फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस सेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें एक और बात आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड ट्राई कलर। इसमें यह भी था कि दिस ट्राइकलर वाज होस्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। एक और पॉइंट, रिवर रावी जो है वो लाहौर से जाता है, दैट मीन्स लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। तो इस सेशन में क्या हुआ, ट्राइकलर वाज होस्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, बैंक ऑफ रावी। ये डिसाइड हुआ इस सेशन में ही कि आने वाले टाइम में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर लेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस वुड बी लेड बाय गांधी जी। इसका लीडर गांधी जी रहेगा। और इस सेशन की एक और इंपॉर्टेंस है, इस सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1931 26 जनवरी इंडिया मनाएगा, इंडिया विल ऑब्जर्व फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दैट मीन्स इट वाज डिसाइडेड कि 26 जनवरी 1926 को, सॉरी 1931, 26 जनवरी 1931 को मनाया जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस डे। और हमें पता है अभी इंडिया आजाद नहीं हुआ। इट वाज डिसाइडेड कि हर साल 26 जनवरी would be observed as Independence Day and it is perhaps for this reason कि आजादी के बाद भी जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली तैयार थी, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन इंडियंस ने इसको फुल्ली एनफोर्स किया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसी दिन, और इसी दिन 26 जनवरी को आज इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो लाहौर सेशन में की 5 बातें, 5 उंगलियां 5 बातें। जवाहरलाल नेहरू फॉर फर्स्ट टाइम became the president of INC, that means this session was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru. Indian National Congress adopted Purna Swaraj's complete independence as its goal. Tricolor was decided and it was hosted on the banks of river Ravi in Lahore. Civil disobedience movement was to be launched in 1930। इसी में डिसाइड किया गया और ये डिसाइड किया गया
कि 1930 को, सॉरी पहले मैंने शायद 31 का, 1930 26 जनवरी को मनाया जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस डे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब 1930 की बात आई, व्हाट हैपेंड इंडिया में, अब 1930 में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने एक लॉ एनफोर्स किया, दैट वाज कॉल्ड सॉल्ट लॉ। और गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या था? टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इट shows the most repressive face of Britishers। ये गांधी जी के वर्ड्स कि जो उन्होंने साल्ट पे टैक्स लगाया या उनकी मोनोपोली ओवर द साल्ट प्रोटेक्शन, इससे ब्रिटिशर्स का मोस्ट रिप्रेसिव जो फेस है वो सामने आया। एक साल्ट, a commodity of food, equally used by both the rich and the poor, Gandhi found it as an effective symbol. Salt. Gandhiji found it as an effective symbol to unite the Indians. और consequently हुआ क्या? ये वाला पोज तो आपने नोटिस पे देखा होगा। गांधी जी लाठी लेके पीछे लोग लंबी कतार में, हमारी नोट्स पे भी ये फोटोग्राफ है। तो ये था डांडी मार्च। तो अकॉर्डिंगली साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? गांधी जी वेंट फ्रॉम सबरमती आश्रम। सबरमती आश्रम से गांधी जी निकले। ए डिस्टेंस की अबाउट 240 माइल्स डिस्टेंस चलना था सबरमती आश्रम से। कहां से? सबरमती आश्रम से निकले, पैदल चले फॉर 24 डेज ऑन एवरेज। इसका मतलब है हर दिन 10 माइल्स ये चलते थे ऑन एवरेज। और फाइनली पहुंच गए 5 अप्रैल 1930 इवनिंग को ये पहुंचे एट कोस्टल प्लेस इन गुजरात कॉल्ड डांडी। इस गांव का नाम डांडी, कोस्टल प्लेस का नाम डांडी, जहां गांधी जी पहुंचे। दैट मीन्स सबरमती आश्रम से गांधी जी निकले और अपने कुछ डेलीगेट्स को लेके पैदल चले 24 डेज 240 माइल्स ऑन एन एवरेज 10 माइल्स ए डे। जहां भी पहुंचे लोग जमा होते गए और लोगों को वो एक्सप्लेन करता गया कि व्हाट डज स्वराज मीन और इनका प्रोग्राम आगे क्या है। 5 अप्रैल इवनिंग को ये डांडी पहुंचे और रात को बैठे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 अप्रैल अर्ली इन द मॉर्निंग गांधी जी पिक्ड अप a handful of salt as a symbol of breaking the salt law. So this marked the beginning of civil disobedience movement. इस तरह से civil disobedience movement स्टार्ट हो गया इंडिया में। और इसके प्रोग्राम्स क्या थे? Some of the programs of the civil disobedience movement क्या थे? एक तो था कि no tax campaign, मेकिंग ऑफ साल्ट, ठीक है, पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्वदेशी यानी यूजिंग ओनली द इंडियन मेड गुड्स। तो इंडियन सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल लीव द जॉब्स, चौकीदार। और हुआ क्या? जब ऐसा सब कुछ हुआ तो गांधी जी को 5 मई को जेल हुई। गांधी जी तो जेल चले गए लोग, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अभी भी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड रहा। लोगों ने इसमें ऐड किया, दे रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स। उन्होंने नो टैक्स कैंपेन इसमें स्टार्ट किया। दे डिफाइड द फॉरेस्ट लॉज, वेंट इनटू द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस, फॉर कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
और बहुत सारे लोगों को जेल भी हुई। हजारों महिलाएं इंडिया की जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। अब आगे क्या हुआ? इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडोनाल्ड ने 1930 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 89 पार्टिसिपेंट्स बुलाए गए। इन 89 में से 16 थे फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, 16 थे फ्रॉम इंडियन स्टेट्स और वहां बचे 57 और ये थे दीज 57 वेयर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। लेकिन एक बात याद रहे कि इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी 1930, 89 पार्टिसिपेंट्स, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड इट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और कुछ कंक्रीट फैसला इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं आया। और उसके बाद लॉर्ड इरविन की बात कर लेंगे। लॉर्ड इरविन या वाइसरॉय इरविन जो है, वाइसरॉय इरविन जो था, he was asked by or directed by the government to settle the constitutional deadlock या settle the dispute with गांधी जी। गांधी जी के साथ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कीजिए, क्या है क्या नहीं है, और इसको सेटल कीजिए, इसको बंद कराइए। तो अकॉर्डिंगली लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का एक पैक्ट हो गया जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, दो पार्टीज के बीच में एक पैक्ट हो गया। तो इरविन ने भी कुछ एग्री किया और गांधी जी ने भी कुछ एग्री किया। इरविन ने एग्री किया कि ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बंद हुए हैं would be released except those who were involved in violence। ये एग्री किया किसने? इरविन ने। इरविन ने यह भी एग्री किया कि इंडियंस वुड बी अलाउड टू मेक द साल्ट। इरविन ने यह भी एग्री किया कि जो लोग इंडिया के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हु लॉस्ट देयर जॉब्स, उनके साथ दे विल बी लिबरल टुवर्ड्स देम। और बदले में गांधी जी ने क्या मान लिया? पहला, टू विड्रॉ द नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया, ये करेंगे। सेकेंड, गांधी जी ने डिमांड मान ली इरविन की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस विल टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरी बात गांधी जी ने मान ली कि ही विल नॉट डिमांड एनी इंक्वायरी इन द क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ द पुलिस। दैट मीन्स एज पर गांधी इरविन पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो ऑफ हुआ, विड्रॉ हुआ, बंद हुआ, लेकिन अभी गांधी जी को सेकेंड आरटीसी में हिस्सा लेना है। तो अकॉर्डिंगली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई इसमें गांधी जी को हिस्सा लेना है। इनफैक्ट गांधी जी वॉज the sole representative of Indian National Congress in the second RTC। लेकिन सेकेंड आरटीसी में क्या हुआ? बी आर अंबेडकर ने डिमांड की सेपरेट सीट्स फॉर द हरिजन्स। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो उसने दलित्स की 1930 में बनाई थी, उनके लिए उसने सेपरेट यानी दलित्स के लिए सेपरेट सीट्स डिमांड की। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सीट्स डिमांड की। तो हुआ क्या? गांधी जी को ठीक नहीं लगा एंड ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। वो खाली हाथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए। लेकिन एक बात यहां याद रहे कि अभी वो वापस पहुंच ही रहा था। बिफोर हिज कमिंग बैक इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो गांधी इरविन पैक्ट में बातें डिसाइड हुई थी, सेटल हुआ था, दे टुक इट बैक। यानी गांधी इरविन पैक्ट जो था दैट बिकम नो मोर ऑपरेशनल जब गांधी जी सेकेंड आरटीसी से वापस आया।
तो इसके बाद थर्ड आरटीसी हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से बाइकआउट किया। पहली आरटीसी 1930, सेकेंड आरटीसी 1931, थर्ड आरटीसी 1932। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थर्ड आरटीसी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन यहां जो सजेशन दी गई सेकेंड आरटीसी से जो भी आउटकम निकला, सम ऑफ दीज based on the recommendation of third RTC, Government of India Act 1935 later came into act। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं 1930 में, 32 में कुछ और भी हुआ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा, इफ Indians fail to settle their communal disputes, then I will make my own decision। ये मैकडोनाल्ड ने कहा। इंडियन इज फेल, इनका कम्युनल ये सेटलमेंट हुआ ही नहीं, कम्युनल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हुआ ही नहीं। और बात थी 16 अगस्त 1932, रामसे मैकडोनाल्ड ने अपना डिसीजन दे दिया, जिसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। एंड व्हाट वाज कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड में क्या था? ही गेव separate seats to Indian Muslims, separate seats to Muslims, separate seats to Christians, separate seats to Sikhs, and separate seats to Dalits। Gandhiji regarded it as an attack on the unity of the Indians, और इसने कहा कि ऐसा अगर होगा, it will take long time for these to get united with the mainstream Indians। और उसने क्या किया? उसने लॉर्ड इरविन को, मैकडोनाल्ड को एक लेटर लिखी और उसे कहा 20 सितंबर से पहले ये डिसीजन वापस लिया जाए, और अगर नहीं लिया, I will start fast unto death। But Britishers paid no heed to his, and Gandhiji started fast unto death। गांधी जी ने फास्ट unto death स्टार्ट की, और इट वाज 26 सितंबर। बी आर अम्बेडकर गांधी जी के साथ आए और दोनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की बात अगर हम देखते हैं, पूना पैक्ट पहली बात साइनेड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, साइनेड इन 1932। क्यों गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ स्टार्ट की थी? किसके खिलाफ? कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। और पूना पैक्ट में क्या हुआ? रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स वाज एग्रीड अपॉन। अब हमें एक क्वेश्चन यहां टेक्स्ट का याद आ रहा है। क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो वो इंडेंचर्ड लेबर्स आसाम के टी गार्डन्स में थे, उन्होंने क्या किया? तो एक शॉर्ट सा देख लो, एक शॉर्ट सा मैं कोशिश कर लूंगा कि वहां के इंडेंचर्ड लेबर्स ने क्या किया। एक इंडेंचर्ड लेबर आया और कहता है, भैया जी हम एस्टेट को क्यों छोड़ के नहीं जा सकते हैं? और दूसरा, कहे जा सकते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1869 नहीं पता है? उसका मतलब है कि हम एस्टेट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं बिना गोरों की परमिशन के बगैर, और परमिशन तो वो देते नहीं है। भैया जी लेकिन सुना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया और हम सबको अपने अपने गांव में जमीन दी जाएगी। अरे घर की याद तो हमें भी आती है, तो चलो हम भी लैंड इमिग्रेशन एक्ट को छोड़ डिफाई करके तोड़ के घर की तरफ भागने लगते। और इस तरह से इंडेंचर्ड लेबर्स ने दे डिफाइड द अथॉरिटीज, went to tried to go to their homes in the hope that they will get lands in their villages. They however never reached their homes। This was all in this chapter for students of class 10th and 8th also। The chapter was titled Nationalism in India। और next class जब हमारी होगी, we will take on nationalism in Europe। Till then, stay tuned. Bye।
डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट आर देयर रेसिप्रोकल्स, व्हाट इज द रिलेशन अमंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और कुछ आइडेंटिटीज भी हमने प्रूव की। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताएंगे, या डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात अगर हम करेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री if their sum is equal to 90 डिग्री। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री, और यू नो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो हम ये लेंगे थीटा। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? एग्जैक्टली यू कैन कैलकुलेट इट, इट इज 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी plus angle C is equal to 180 degree. So we can get the value of angle C is 90 minus theta. Now the two angles, as I just said, that two angles are said to be complementary angles if their sum is equal to 90 degree. So angle A and angle C are here complementary angles. Now let's try to find out the values or the trigonometric ratios on these complementary angles. As you know, this is the base, this is the perpendicular, and this is the hypotenuse. Here we have sine of theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. I will not write here put P by H, I will write here BC, or you can say BC के बदले perpendicular के बदले में BC लिखूंगा, divided by hypotenuse यानी AC। इसके बाद cos of theta अगर हम लिखेंगे, cos of theta is equal to base यानी AB divided by hypotenuse यानी AC। Similarly tan theta को मैं लिखूंगा perpendicular divided by base यानी BC divided by AB। Now let's take the angle, now this angle C, this you know is 90 minus theta। अगर हम इस एंगल को इस वक्त एंगल कंसीडर करके, जो परपेंडिकुलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जो बेस होगी वो भी चेंज हो जाएगी। नाउ अगर ये बेस थी, ये मैंने पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ये एंगल के अपोजिट साइड में जो है वो P कहलाता है, तो ये बन जाता है इस वक्त परपेंडिकुलर और ये बनेगी इस वक्त बेस। हाइपोटेन्यूज वहीं का वहीं रह जाता है। अगर मैं कोशिश करूंगा यहां पे साइन ऑफ थीटा नहीं बल्कि 90 माइनस थीटा निकालने की, तो एंगल है यहां पे 90 माइनस थीटा, नॉट थीटा, 90 माइनस थीटा, वो बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वो परपेंडिकुलर यहां पे है, व्हेन वी टेक एंगल एज 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर बन जाता है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। और अगर हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos theta we know is base divided by hypotenuse, but when we take cos of 90 minus theta, so base becomes BC and hypotenuse becomes AC. So from this discussion we can conclude that the value of cos theta, the value of cos as on theta is equal to value of sine on 90 minus theta. So हम conclude कर सकते हैं कि sine of 90 माइनस थीटा जो है वो cos ऑफ थीटा के बराबर है, और जो cos ऑफ 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर है? sin थीटा के बराबर। वेरी गुड, आर यू गेटिंग मी? यस, एग्जैक्टली। तो हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा में लिख सकते हैं। और सिमिलरली वी कैन प्रूव tan ऑफ 90 माइनस थीटा is always equal to cot of theta, or sec of 90 minus theta is equal to
कोसेक थीटा। सो यहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta. तो tan 90 minus theta is cot theta and cot of 90 minus theta is tan theta. और sec 90 minus theta is cosec theta and cosec of 90 minus theta is sec theta. समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़ेंगे एक और टॉपिक के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना चाहेंगे, अगर हमारे पास कुछ फिक्स्ड एंगल्स हो, लाइक 30 डिग्री एंगल हो, 45 डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री एंगल हो या 90 डिग्री एंगल हो, उन एंगल्स पे हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल पाएंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे। मैं एक यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाऊंगा और मैं आपको साफ बताऊंगा। मेरे दिमाग में इस वक्त ये मेमोराइज नहीं किया हुआ है, लर्न मैंने किया है कैसे बनाते हैं, लेकिन जिसे आप गोटा कहेंगे वो दिमाग में इस वक्त नहीं है। लेकिन आप भी ये बना सकते हैं अपने घर में, अपनी कॉपी पे आप बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाएंगे। आप कॉपी और पेंसिल निकालिए और कोशिश कीजिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने की। हम लिखेंगे साइन यहां से, कॉस यहां से और टेन भी। उसके बाद हम रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री का एंगल 0 डिग्री पे निकालेंगे और फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। और हम इन एंगल्स पे साइन, कॉस और टेन और उसके रेसिप्रोकल्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम साइन ऑफ 0 डिग्री कहेंगे वो 0 के ही बराबर होता है, और साइन ऑफ 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2 के बराबर होता है, और साइन ऑफ 60 जो है वो √3/2 के बराबर होता है। और एट लास्ट जो साइन ऑफ 90 डिग्री है वो 1 के बराबर है। टू बी क्लियर एनफ, मेरे दिमाग में ये नहीं है कि किसका वैल्यू क्या है, लेकिन आपके दिमाग में भी ये इस वक्त नहीं होगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिकली बना सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा कैसे निकालते हैं या कैसे बनाते हैं वो टेबल, लेकिन पहले मैं कॉस का वैल्यू निकालूंगा। और कॉस को मैं एक और स्टेप में लिखूंगा। कॉस वहां से आप लिखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. This is the value of cos theta on different angles. tan, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि tan theta is always equal to sin theta by cos theta. You can find out the value of tan theta by dividing sin of theta by cos of theta. So if we divide 0 by 1, that becomes 0. If we divide 1/2 by √3/2, that becomes, yes, 1/√3. If we divide 1/√2 by 1/√2, that becomes 1. If we divide √3/2 by 1/2, that becomes √3. If we try to divide, though we cannot divide, if we try to divide 1/0, that comes out to be a not defined number. So we write it as not defined number. So इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले डिफरेंट एंगल्स पे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने लिखा कैसे, मैं आपको भी समझाता हूं कैसे लिखना है। एक ट्रिक है इसके लिए, आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख सकते हैं। I repeat the trick. You can use it in your examination, और एग्जामिनेशन में ऑन स्पॉट ये टेबल आप डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। कैसे? आप लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4 और हर नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेके आपका जो साइन का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे आ जाएगा। लाइक वी हैव 0/4, दैट इज 0, जो मैंने यहां पे लिखा और जो आपको लगा कि सर के दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं था, अलबत्ता मैंने इस कैलकुलेशन के जरिए ये वैल्यू निकाला। 1 रूट मतलब 1, √4 मतलब 2, दैट मीन्स 1/2. √2 divided by 4 becomes 1/√2 because 2 1s 2 4s. This becomes √3 divided by √4 matlab 2. This becomes 1. So we can get the value of sin theta at different angles. तो हमने sin का वैल्यू निकाला 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3 divided by 2 और 90 पे 1. इसके बाद हमने cos कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कि cos of 90 minus theta is equal to sin of theta. Cos of 90 minus theta is equal to sin theta. So we can conclude from this very statement. जब हम cos of theta का वैल्यू निकालेंगे
वो बन जाता है, यहीं से आप स्टार्ट करिए, 1 √3 डिवाइडेड बाई 2, 1 √3 डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद 1 बाई √2, फिर उसके बाद 1 बाई 2 और फिर उसके बाद 0। तो इस तरह से हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल पाएंगे ऑन डिफरेंट एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद tan का वैल्यू निकालने के लिए हम एक फैक्ट यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में प्रूव भी किया कि sin थीटा एंड cos थीटा का अगर हम रेशियो लेंगे दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो अगर हम इन दो का रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, tan ऑफ थीटा बिकम्स हियर 0 by 1 that is 0, 1 by 2 divided by √3 by 2. For those students who are unable to understand it, let me repeat it, 1 by 2 divided by √3 divided by 2. This becomes 1 by 2 into 2 by √3. 2 and 2 goes, it becomes 1 by √3. So the value of tan theta on 30 degree comes out to be 1 by √3. Now, what is the value of tan theta on 45? That is 1 because 1 by √2 divided by 1 by √2 is 1. और 60 डिग्री पे √3 divided by 2 and divided by 1 by 2 is √3 and 1 by 0 is equal to a non-defined number. Some people misinterpret it rather कि 1 by 0 कुछ और है, infinity है, but as per Srinivasa Ramanujan 1 by 0 is a non-defined number. So let's proceed. अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और आप इस एंगल की मदद से उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेन्यूज है वो भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चीज हमें कम से कम एक साइड दिया हुआ होना चाहिए और एक एंगल दिया होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा यूज ये है कि आप एक टॉवर की हाइट बिना टॉवर की हाइट मेजर किए बता सकते हैं। हम मैन्युअली टॉवर की हाइट हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इजीली एक बहुत बड़े टॉवर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कैसे हम एक टॉवर की हाइट मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी है, वो हमें काम आएंगी कि आगे जो हमें पढ़ना है उसमें बहुत ही काम की चीजें हैं। लाइक अगर हम किसी जगह बैठे हैं और हमारी जो नजर है वो बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ पड़ते हैं तो उसके हिसाब से हम एंगल मेजर करेंगे। अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है फॉर एग्जांपल और ये सीधे देखता है बिल्कुल इस साइड, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट जो है इट इज और इट मस्ट बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल, जैसे कि मैं यहां पे बिल्कुल सीधे देखता हूं आपकी तरफ और ये मेरी जो लाइन ऑफ साइट है इस वक्त वो है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं इस लाइन ऑफ साइट को थोड़ा ऊपर करूंगा, जैसे कि मैं यहां ऐसे देखूंगा, तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो इस समझ जाती है। ये जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल नीचे हम देखेंगे और नीचे देख के जो एंगल बनता है इस लाइन के साथ, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बहुत काम आते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट मेजर करते हैं या बहुत ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। यानी हम मेजर किए बिना बता सकते हैं कि हाइट ऑफ अ टॉवर या हाइट ऑफ अ पोल और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है या डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या है।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, किसी टावर की तरफ देखेंगे, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब हम ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें किस काम आता है? इसकी मदद से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर हमें देखना है कि हमारे सिटी में सबसे बड़ी पहाड़ी है शंकराचार्य, और अगर हमें देखना है कि शंकराचार्य की जो माउंटेन है या हिल है वो कितना ऊंचा है या उसकी हाइट कितनी है एग्जैक्टली, तो हम वहां जाने के बगैर, वहां जाए बगैर हम मेजर कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि उसकी हाइट कैसे है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए, ये जमीन है, हम किसी भी जगह रहेंगे और किसी भी जगह रह के शंकराचार्य को जो टॉप है, टॉप हिल जो है, उसके साथ मैं चाहे लाइन ऑफ साइट से या जो आजकल कुछ लाइट्स के जरिए हम वो एंगल मेजर कर सकते हैं, इसके टॉप के साथ अगर कोई एंगल बनता है 30 डिग्री, क्या बनता है? 30 डिग्री। और हम बॉटम से लेके यहां तक अगर हमारी डिस्टेंस पता है या ये पता है कि ये कितना है, हम इजीली ये हाइट इसकी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली एग्जांपल बताऊंगा कैसे। अगर ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 200 मीटर्स, 200 मीटर्स, और ये एंगल है 30 डिग्री, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस हिल। लेट्स टेक द हाइट ऑफ दिस हिल एज h. Now if we are supposed to find out this height of this hill, we need two known things to find out the third unknown thing. Now two known things are here. Base AB is equal to 200 meters. Now angle theta is equal to 30 degree. And what is the height? Height is unknown. Let's try to find out with the help of trigonometric ratios. Now if we take BC divided by AB, that is perpendicular divided by base, that is tan of 30 degree. Tan of 30 degree, you know what is the value of tan of 30 degree? That is 1 by root 3. Now BC is here h. What is AB here? AB is 200 meter. Now what is tan of 30 degree? Tan of 30 degree is 1 by 2 divided by root 3 by 2. That is simply 1 by root 3. Is it okay? Okay. Now h is equal to 200 divided by root of 3. This is how we can find out the value, we can find out the height of anything which in real life we are unable to find out. तो ट्रिग्नोमेट्री हमें यह बताती है कि कैसे हम इस हाइट को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक टावर है या अगर कहीं पे कोई टावर है और हम उसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं, हम उसकी एक्चुअल हाइट मेजर किए बिना उसकी हाइट बता सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये मान लीजिए एक टावर है और ये यहां पे हम खड़े हैं और हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि ये टावर जो है डेफिनेटली जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर हमें चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक एक एंगल ड्रॉ करेंगे, चाहे हम लाइन ऑफ साइट से ड्रॉ करेंगे या कभी कभी वो लेजर बीम के जरिए या लेजर के जरिए हम देखना चाहेंगे उसके टॉप के साथ एंगल क्या बनता है। We can easily find out the height of that tower. Let's try to find out the height of this tower. हम ये मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है 6 मीटर्स। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे A, B और C, और यहां पे अगर ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल, तो if we are supposed to find out the height of this triangle, let's see how we can find out this triangle. We are given this length, AB is given, AB is equal 6 meter,
angle theta is given 45 degree. We know that the ratio between this height and base, we can write base ratio of height, that is BC, divided by AB, that is equal to tan of theta. Here theta is 45 degree. We can write tan of 45 degree is equal to, what is BC here? BC is H. What is AB here? AB is 6. You know, we just made a trigonometric table. From that very table we can conclude tan of 45 degree is always equal to 1. So 1 is equal to H divided by 6. Or we can write H is equal to 6 meter. जो height of the tower है वो 6 मीटर के बराबर आ गई. तो इस ट्रिग्नोमेट्री की वजह से अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा टावर है, उस टावर की हाइट हम इजीली मेजर कर सकते हैं बिना उस टावर पे जाए या बिना उस टावर को एक्चुअली मेजर करके. लेकिन उसमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ एक एंगल की जरूरत चाहिए जो हमारी नजर उस टॉप के साथ बनाती है एंगल, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं. उस एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से और डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग, वो हमें चाहिए और उससे हम टावर की हाइट मेजर कर सकते हैं. और कुछ और चीजें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मेजर कर सकते हैं. जैसा कि अगर बिल्डिंग की हाइट दी हुई है और हमें मेजर करना है कि हम कितने दूर है बिल्डिंग से. यहां पे एक एग्जांपल से हम आपको समझा सकते हैं. अगर यह है बिल्डिंग और इसकी हाइट जो है वो है 20 meters. It is just an example and we are supposed to find out the distance from the building and to the point where we are standing. Let's take this A, B and C. और ये डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है, इसको हम x से डिनोट करते हैं. और ये x का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का होना बहुत ही जरूरी है. अगर हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कम्स आउट टू बी द 60 डिग्री और 30 डिग्री. और हम फिर उस हाइट और इस एंगल की मदद से कैसे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. हियर द अननोन क्वांटिटी इज AB that we take equal to x and the known quantity is 20 meter, that is the height of the building. और इस height of the building से हम कैसे ये distance measure कर सकते हैं. तो if we are supposed to find out the distance of A from B, now what is known thing here? Height is known, 20 meter. What is unknown thing here? X, that is AB is unknown. So we can take AB divided by BC, that is cot of 30 degree. Cot of 60 degree, sorry. So cot of 60 degree का वैल्यू अगर हम देखेंगे, what is AB? AB is X. What is BC? BC is 20. So what is cot of 60 degree? That is 1 by root 3. Now what is the value of X? Value of X is 20 divided by under root of 3. This is the value, this is the length we were supposed to measure. That is the length from A to the point B. So we can conclude the use of trigonometric ratios or trigonometric table is that we can measure the heights, we can measure the distances from point A to point B, we can find out the heights of tall buildings and tall towers with the help of this trigonometry. And this is a very important use of trigonometry. आगे बढ़ते हैं with some more examples. एक एग्जाम्पल या एक प्रॉब्लम मैं आपको दे सकता हूं जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द हाइट और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. एक ट्री मान लीजिए, एक दरख्त है, वो बर्फ की वजह से टूटकर गिर गया, लेकिन टूटने के बाद उसका जो टॉप है वो जमीन के साथ लग गया है. मैं आपको सम फिगर के जरिए समझाता हूं. ये मान लीजिए ये एक ट्री है और ट्री यहां से टूटकर ऐसे आ गया
और जमीन के साथ रह गया। जमीन, इसका जो टॉप है वो जमीन को टच करने लगा। आपको बताना है कि अगर ये टच करता है जमीन के साथ 5 मीटर्स पे, 5 मीटर्स पे, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो टॉप ऑफ दिस ट्री है ये बनाता है 45 डिग्री एंगल किसके साथ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये 45 डिग्री है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हाफ ऑफ द ट्री बनता है, नॉट हाफ बट द पार्ट ऑफ द ट्री। ये जो परपेंडिकुलर है ये भी एक पार्ट ऑफ द ट्री है। कैन यू टेल मी what is the total height of the tree? Yes, you can simply solve it by taking, first of all, you can find out the value of this BC from the ratio BC divided by AB, which is equal to tan of 45 degree. And then you can find out the value of AB, and from which ratio? Yes, AB divided by, AC divided by AB. You can find out the value of AC as well. Then combining the values of BC and AB, we can find out the total height of the tree. This was all for today. And dear students, hope आपने समझ लिया होगा कि what is the use of trigonometry and what is trigonometry all about. Thank you very much. Thank you.